हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट आ गया था, ये दूसरा पार्ट है। उसमें मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए थे। एक तो I = Q/T था, एक उसका क्वेश्चन था क्या कहते हैं Q = NE का, और तीसरा था V = W/Q। 3 फॉर्मूले 3 क्वेश्चन। चौथा फॉर्मूला चौथा क्वेश्चन। आओ शुरू करते हैं, पार्ट 2 है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा, R = ρL/A। R होता है रेजिस्टेंस, ये होता है नेचर ऑफ मटेरियल रेजिस्टिविटी, ये होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसे πr² से देखना था, याद है। अब कह रहे हैं एक वायर है जिसकी लेंथ L है और जिसका एरिया A है, ठीक है। तो यहाँ से करना शुरू करते हैं। एक वायर है आपके पास, वायर। अब इसकी लेंथ कितनी है L मीटर, और जिसका एरिया है वो कितना है A, ठीक है। और अब क्या हुआ, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है L, इसका जो एरिया है वो कितना है A। अब बच्चों क्या यहाँ पे नेचर ऑफ मटेरियल या रेजिस्टिविटी की कोई बात करी नहीं, तो मैंने मान लिया कि जो इसका नेचर है ना, इसकी जो नेचर है या फिर जो इसका रेजिस्टिविटी है, जो इसका रेजिस्टिविटी है वो कितना हो गया रो, ठीक है। अब मैंने कहा ये बताओ, लेंथ पता है, एरिया पता है, रेजिस्टिविटी पता है, तो मैंने कहा फर्स्ट केस है ना, तो ये है केस 1। तो मैंने कहा यहाँ पे निकालता हूँ R1 कितना आएगा ρL/A आ गया। अब उसने क्या बोला, उसको क्या किया, ठीक है, उसको ना स्ट्रेच किया, तो वायर को स्ट्रेच किया। तो जब वायर को मैंने स्ट्रेच किया, तो अब जो वायर है ना उसकी लेंथ हो गई बहुत ज्यादा, तो जो नई वाली लेंथ है वो पुरानी वाली की डबल है। मतलब अगर पहले 2 मीटर की थी तो अब कितनी है 4। देखो, लेंथ बिकम डबल ऑफ इनिशियल, ठीक है। और जो एरिया हो गया ना वो आधा हो गया। मतलब देखो सिंपल सी बात है, जैसे ये, ठीक है। तो ये वायर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने बहुत खींचा, तो इसकी लेंथ तो बढ़ गई, लेकिन जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ी, इसकी मोटाई कम हो गई, इसका एरिया कम हो गया। तो इसकी लेंथ तो बढ़ी, लेकिन ना इसका एरिया हाफ हो गया। इसका एरिया क्या हो गया, हाफ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया इज हाफ। तो मैंने कहा जो इसकी जो लेंथ है वो है 2L मीटर, लेकिन जो इसका एरिया है ना वो पुराने वाले का आधा है। तो अगर पुराना वाला A है तो नया वाला A/2 हो गया ना, आधा हो गया। अब इसको करते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस निकलेगी उसको मैं दिखाता हूँ R' से, न्यू रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस। तो ये हो गया R = ρL/A हो गया क्या। अब ये बताओ R कितना है। तो बच्चों ये जो R है इसको मैंने R' से दिखा दिया। ये बताओ मुझे क्या नेचर ऑफ मटेरियल बदला। भाई वायर को मैंने खींचा, लेकिन उसका नेचर, वो मटेरियल थोड़ी बदल गया। अगर पहले कॉपर की वायर थी तो अब भी तो कॉपर की है, तो रो नहीं बदला, रो को एज इट इज रहने दो। ये बताओ नई लेंथ कितनी है 2L, और नया एरिया कितना है A/2। अब आपको पता है कभी ऐसे दिखाओ 1/2/3, तो ये 3 ऊपर चला जाता है, तो ये 2 भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। हो गया क्या। अब ये बताओ 2 2 क्या हो गया 4, ठीक है। तो यहां से आगे करते हैं, यहां से आगे। तो यहां हो गया R' = 4L ρ/A, यही हो गया। अच्छा, ज्यादा अच्छे से दिख सकता हूं तो 4 ρL/A ऐसे दिख दिया मैंने। अब बच्चों यहां बताओ, इक्वेशन नंबर 1 से ये बताओ ρL/A जो था क्या वो R1 नहीं था। तो मैंने यहां से लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये जो ρL/A था ना ये असल में R1 था। तो मैंने लिखा R' जो है वो 4 × R1 है। इसका पता है क्या मतलब है, जो नई वाली वायर की रेजिस्टेंस है ना वो पुरानी वाली वायर से 4 गुना ज्यादा है। कैसे दिखोगे, R' is 4 times of initial R, ऐसे दिखाओगे। समझ आ गया आपको। तो ये था क्वेश्चन, फटाफट इसे नोट करो, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ना ओम्स लॉ का क्वेश्चन कराता हूं आपको, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, याद है मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि जितने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट है वो तो कराऊंगा, लेकिन जहां पे एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, मतलब जहां पे बाहर के क्वेश्चंस आते हैं वो भी कराऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला नीचे वाला, ये आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। ये वाला मैं लाया हूँ क्योंकि दोनों आते हैं एग्जाम में। पता क्या पूछता है, कहता है देखो यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे पोटेंशियल है। अब आपसे पूछेगा ये बताओ R1 बड़ा होगा कि R2 बड़ा होगा कि R3 बड़ा होगा। सेम यहीं पे R1 होगा, R2 होगा कि R3। इनको अरेंज कर दो, आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन। तो देखो इसको करोगे कैसे। सबसे पहले बच्चों इसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये जो आपको ओम्स लॉ होता है ना, ओम्स लॉ,
ये क्या होता है वी आई, यहाँ से क्या बनता है v इक्वल टू आई आर। अच्छा, अब आपको एक बात पता है v इज प्रोपोर्शनल टू i, ये हो गया v इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं कहता हूँ ये होता है y एक्सिस और ये क्या होता है x एक्सिस। ठीक है, अब मैं कहता हूँ y एक्सिस पे आप लिख दो पोटेंशियल को और x एक्सिस पे लिख दो करंट को। इसका नाम पता है कैसे पढ़ोगे, हम ना हमेशा y से शुरू करके x पे जाते हैं, तो y पे क्या लिखा हुआ है v, x पे क्या लिखा हुआ है i, तो इसका नाम हो गया वी आई ग्राफ। क्लियर हुआ? अब मैं कहता हूँ बच्चों ये जो ग्राफ होता है ना, उसमें जब भी ऐसी लाइन देखोगे ना, तो जो पोटेंशियल और करंट का जो ग्राफ होता है ना, उसमें ये जो लाइन है, ये लाइन पता है किसे दिखाती है, ये दिखाती है रेजिस्टेंस को। किसको दिखाती है? रेजिस्टेंस। तो ये है वाई एक्सिस पे, ये है एक्स एक्सिस पे, और इन दोनों से जो ग्राफ्स की जो लाइन बनती है वो किसे दिखाती है? रेजिस्टेंस। आपको पता है ये जो रेजिस्टेंस है ना, असल में जब ग्राफ में हम ऐसी लाइन बनाते हैं ना, तो इसको मैं कहता हूँ स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। क्या बोलता हूँ मैं इसको? स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। अब बच्चों 9th में आपने मोशन एक चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि किसी भी ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ समझाता हूँ। जब भी मैं स्लोप की बात करता हूँ ना, किसी भी ग्राफ का स्लोप होता है तो वो होता है बच्चों वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस। असल में होता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो मैंने कहा ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं कहता हूँ अगर मुझे यहाँ स्लोप बताना है, अगर मुझे यहाँ पे स्लोप बताना है, तो स्लोप हो गया वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस। मुझे एक बात बताओ, वाई एक्सिस पे क्या है? तो वाई एक्सिस पे क्या रखा हुआ है? v। एक्स एक्सिस पे क्या रखा हुआ है? i। अब बच्चों ये बताओ, ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है v इक्वल टू आई इंटू आर। सही है। अब मैं कहता हूँ i को नीचे भेजो, तो v अपॉन आई किसके बराबर है? r के। तो जहां जहां v अपॉन आई है, क्या मैं वहां पे r लिख सकता हूँ? और r क्या होता है? रेजिस्टेंस। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। ये जो वी आई ग्राफ का जो स्लोप है बच्चों, ये हमें क्या देगा? तो ये देगा रेजिस्टेंस। ये क्या देगा आपको? रेजिस्टेंस। क्या बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? तो मैं कहता हूँ स्लोप क्या होता है? तो बच्चों स्लोप का मतलब होता है, देखो जब भी वी आई ग्राफ है ना, तो जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस होगा। अब स्लोप जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, तो सीधा सीधा स्लोप जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, स्लोप जितना कम रेजिस्टेंस उतना कम। अब डाउट है कि स्लोप देखेंगे कैसे? तो मैं कहता हूं अगर मैंने दो लाइन बना दी ना, तो आप ये देखो एक्स एक्सिस से ज्यादा बड़ा एंगल कौन बनाती है? मैंने कहा ये है लाइन नंबर ए, ये है लाइन नंबर बी। तुम ध्यान से देखो, ये जो बी है ना, ये एक्स से ज्यादा एंगल बनाती है, तो जो बी का स्लोप है ना, वो ज्यादा है किससे? ए के स्लोप से। क्या बात क्लियर हुई? क्या बात क्लियर हुई? तो सीधा सीधा बच्चों, सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वी आई ग्राफ। ये जो वी आई ग्राफ है, ये बताओ इस वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? रेजिस्टेंस। अब मैंने कहा स्लोप जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, स्लोप जितना कम रेजिस्टेंस उतना कम। तो मैं कहता हूं अगर मैं R3 को देखूं ना, तो इसने सबसे छोटा एंगल बनाया है, R2 को देखूं तो इसने बड़ा एंगल बनाया है, और R1 को देखो तो सबसे बड़ा एंगल बनाया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये नहीं कह सकता स्लोप ऑफ R1 ज्यादा है स्लोप ऑफ R2 से, और स्लोप ऑफ R3 सबसे छोटा है। क्या दिया? अब मैंने कहा स्लोप जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, तो अगर R1 का स्लोप सबसे ज्यादा है तो R1 सबसे बड़ी वैल्यू, फिर R2, फिर R3। समझे आप? तो सीधा सीधा बच्चों ये तो कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन कैसे करना है? क्वेश्चन बस आपको ये करना है कि जब आपको वी आई ग्राफ दिखेगा ना, ये कौन सा ग्राफ है? वी आई ग्राफ। जब आपको वी आई ग्राफ दिखेगा ना, तो आपको देखना है एक्स एक्सिस से जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ना, वो सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। यहाँ दिख गया। लेकिन बच्चों जस्ट इस नीचे वाले क्वेश्चन को देखो, तो आपको क्या लगता है ये और ये क्वेश्चन सेम है क्या? तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे वाई एक्सिस पे वी है और एक्स एक्सिस पे आई है, लेकिन यहाँ ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है? i, और x एक्सिस पे क्या है? v। किस पे है? x एक्सिस पे। तो मैं कहता हूं इसको आपने पढ़ा v i ग्राफ, इसको पढ़ोगे i v ग्राफ। पता है क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्योंकि हम y से हमेशा कहां पे जाते हैं? x पे। तो इसको मैंने पढ़ा i v ग्राफ। अब मैंने कहा v i ग्राफ में जो लाइन x से जितनी ज्यादा ऊपर वो उतनी बड़ी, तो i v ग्राफ में जस्ट उल्टा, जो लाइन x से जितनी पास वो उतनी बड़ी। समझे आप? जो वी आई ग्राफ है ना, जो लाइन एक्स से जितनी दूर वो उतनी ज्यादा, और आई वी ग्राफ में जस्ट उल्टा करो, जो लाइन एक्स से जितनी पास उतनी ज्यादा। तो सबसे पास कौन सी है? R3, तो R3 सबसे ज्यादा, फिर R2, फिर R1। तो आपको समझ आया? एक तो ये क्वेश्चन आता है, एक ये क्वेश्चन आता है। फर्क क्या है? यहाँ पे जब वी आई लिखा होगा ना तब ऐसे करना है, और जब आई वी लिखा होगा तब ऐसे करना है। ठीक है, तो ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है ज्यादातर, इसे नोट करो। आगे चलो, आगे चलते हैं और आगे देखना। अब मैं ना तुम्हें सीरीज
सीरीज का एक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, फिर एक पैरेलल का कराऊंगा और ऐसे करते जाएंगे। भाई तुम कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने आए हो ना, करो ना भाई, क्वेश्चन मत गिनो। आओ, ये सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सीरीज के क्वेश्चन में ध्यान से देखो, जो बड़ी वाली लाइन होती है वो पॉजिटिव होती है, छोटी वाली क्या होती है, नेगेटिव। ये चीज क्या है, तो बच्चों ये है आपकी बैटरी। बैटरी देती है पोटेंशियल, कितना है, 60 वोल्ट। पॉजिटिव से करंट निकलती है और घूम के कहाँ आ जाती है, नेगेटिव। तो क्या करंट ऐसे गई होगी, यहाँ से ऐसे, 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 ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ, ये सीरीज का क्वेश्चन है। जस्ट पिछली वाली वीडियो में तुम्हें बताया था एस से सीरीज, एस से सेम करंट और एस से सेम वायर। तो देखो वायर भी सेम है और करंट भी सेम है। अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो देखो ना कितनी सारी चीजें पूछी है, एक एक करके सब समझेंगे, एक ही क्वेश्चन से सब समझ लेना। देखो सबसे पहले बच्चों ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो मुझे बताओ टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R इक्विवेलेंट क्या होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर और होते तो R4 R5 I6। अब मैंने कहा ये बताओ, ये पहला वाला है तो इसका नाम हो गया R1, दूसरा R2, इसका क्या नाम हो गया R3। तो R इक्विवेलेंट हो गया R1 10, R2 20 और 30। तो जो R इक्विवेलेंट है वो कितना आ गया, 60 ओम। R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 60 ओम। तो पहले में यही पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो गया, 60 ओम, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला है, इस सर्किट के अंदर कितना करंट है। मैंने कहा देखो करंट तो है, कितना है, तो मैंने कहा देखो कैसे करेंगे। मैंने कहा बताओ इस सर्किट के अंदर पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल कितना है, 60। ये बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना है, अभी अभी कितना निकाला है, 60, ठीक है। अब मैंने कहा V पता है, R पता है, तो ये फॉर्मूला देखा है, यहां रख दो, यानी करंट कितना हो गया, 1 एम्पियर। यानी इस सर्किट के अंदर ये जो करंट जा रहा है ना वो कितना होगा, 1 एम्पियर। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 एम्पियर। बात समझ आया। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट। अब उसने कहा है हर एक रेजिस्टर के पास कितना करंट होगा। मैंने कहा ये क्या निकाला, तो मैंने निकाला इस पूरी सर्किट में कितना करंट होगा, 1 एम्पियर। अब मुझे बताओ इस वाले रेजिस्टर को कितना करंट मिलेगा, इस वाले रेजिस्टर को कितना मिलेगा और इस वाले रेजिस्टर को कितना मिलेगा, यही तो पूछा है। तो बच्चों एक बात बताओ, ये किसका क्वेश्चन है, सीरीज का। तो जो सीरीज का क्वेश्चन होता है, एस से होती है सीरीज और एस से क्या होती है, सेम करंट। तो मुझे बताओ जो सीरीज का क्वेश्चन होता है उसमें क्या सबके पास करंट सेम नहीं होती। तो अगर यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट जा रहा है तो इसको भी कितनी मिलेगी, 1, इसको भी 1 और इसको भी 1। तो यहाँ मैं ये नहीं कहता R1 के पास कितनी करंट होगी, आंसर है 1 एम्पियर। R2 के पास कितनी करंट होगी, आंसर है 1 एम्पियर। और R3 के पास कितनी करंट होगी, आंसर है 1 एम्पियर। अब मैं तुमसे यहाँ पूछता कि बताओ जरा इस सर्किट में टोटल कितनी करंट है, तो बहुत समझदार बच्चे पता है क्या बोलेंगे, देखो 1 1 1 3। नहीं भाई, सर्किट सीरीज का ये मतलब है कि जितनी करंट सर्किट में घूम रही है ना उतनी ही सबको मिलेगी। तो इनको प्लस नहीं करना, इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है और टोटल भी 1 है, समझे। तो हर एक रेजिस्टर के पास कितनी करंट है, 1, क्योंकि एस से होता है सीरीज और एस से होता है सेम करंट, बताया हुआ है मैंने। चौथे पार्ट को देखो, कह रहे टोटल पोटेंशियल कितना है सर्किट में, टोटल पोटेंशियल कितना है सर्किट में। तो इस सर्किट में टोटल पोटेंशियल है कितना, तो टोटल पोटेंशियल उतना ही होता है जितना बैटरी की वैल्यू होती है। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, 60 वोल्ट। अब ये बताओ हर एक रेजिस्टर के पास कितना पोटेंशियल है। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, ये सीरीज का क्वेश्चन है ना, सीरीज में करंट तो सेम रहती है लेकिन पोटेंशियल सबका क्या होता है, डिफरेंट। तो यानी ये तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो मैंने कहा ये बताओ R1 की कितनी वैल्यू थी, 10 ओम। ये बताओ उसके पास करंट कितना था, 1। अब मुझे बताओ अगर मेरे को इसी क्वेश्चन को करना होता तो मैं कहता हूँ R1 के पास जो भी पोटेंशियल होगी उसका नाम है V1, इसके पास जो भी होगी नाम है V2 और इसके पास जो भी होगी नाम है V3। तो यहाँ पे मुझे V1 चाहिए, तो ये बताओ V इज इक्वल टू I इंटू R। V1 चाहिए ना, तो ये हो गया I1 इंटू R1। V1 इज इक्वल टू, भाई करंट तो सेम ही रहनी है, 1 इंटू R कितना है, 10। तो जो V1 आ गई वो कितनी आ गई, 10 वोल्ट। यानी इसके पास कितनी पोटेंशियल होगी, 10 वोल्ट। समझ आ गया। अब चलो आगे करते हैं। अब मैंने कहा ये तो R1 की वैल्यू हो गई ना, अब R2 की कितनी वैल्यू है। तो बच्चों यहाँ देखो R2 कितना है, 20 ओम, 20 ओम। और ये बताओ मुझे उस पर भी करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर। कॉमन सी बात है ना, क्योंकि सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तुम्हें V2 चाहिए, तो V इज इक्वल टू I इंटू R। V2 इज इक्वल टू 1 इंटू 20। तो जो V2 है वो कितनी आ गई, 20 वोल्ट। यानी इसके पास कितनी पोटेंशियल होगी, तो इसके पास पोटेंशियल होगी 20 वोल्ट। अब V3 देखते हैं। तो मैंने कहा R3 की कितनी वैल्यू है, R3 की वैल्यू है 30
ओम। करंट इस पे भी कितनी होगी 1 एम्पियर। V3 पता नहीं, तो V क्या होता है I इंटू आर। V3 इक्वल टू 1 इंटू 30, तो जो V3 हो गया वो कितना हो गया 30 वोल्ट, यानी इसके पास कितनी पोटेंशियल होगी 30 वोल्ट। अब याद करो बच्चों, अगर मैं तुमसे कहता कि यहाँ पे बताओ टोटल पोटेंशियल कितना है, टोटल पोटेंशियल, तो आप करते V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 कितना आया था 10, V2 कितना आया था 20 और V3 कितना आया था 30, तो ये कितना आ रहा है 60 वोल्ट। और बच्चों देखो ना, हमने क्वेश्चन सही किया है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, तो मैंने कहा बताओ, इधर हो जाता हूं, मैंने कहा ये बताओ टोटल पोटेंशियल कितना आया 60। और याद करो अभी जस्ट इस चौथे क्वेश्चन में यहां देखो, यहाँ क्या मैंने टोटल पोटेंशियल पहली 60 नहीं निकाल रखा, तो टोटल पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इस बैटरी की वोल्टेज होगी। तो ध्यान से देखो, हमने सारे पार्ट किए। सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जिसका आंसर हो गया 60। फिर हमने कहा इस पूरे सर्किट में जो करंट है वो 1 एम्पियर है। फिर मैंने कहा ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो हर एक रेजिस्टर के पास 1 एम्पियर का करंट है, वो यहाँ है, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है कि बताओ इस पूरे सर्किट में टोटल पोटेंशियल कितना है, तो टोटल पोटेंशियल उतना ही होता है जितना बैटरी का होता है, तो इसका आंसर हो गया 60। फिर अगला हर एक रेजिस्टर का पोटेंशियल बताओ, तो मैंने कहा सीरीज का क्वेश्चन है, करंट तो सबका सेम है, पोटेंशियल सबका अलग है, तो पहले वाले का पोटेंशियल V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3। मैंने कहा पहले वाले को देखो तो R1 की वैल्यू 10, करंट 1 एम्पियर क्योंकि सीरीज का क्वेश्चन है ना, सब में सेम रहती है, तो मैंने V इक्वल टू IR से V1 निकाल दिया, V2 निकाल दिया, V3 निकाल दिया। मैंने कहा चलो वेरीफाई भी कर लेते, सही तो किया, तो मैंने कहा V1 V2 V3 तीनों को जोड़ के क्या टोटल रेजिस्टेंस के बराबर आ रहा है, तो मैंने कहा देखो 20 30 50 10 60 आ तो रहा है। तो एक सीरीज का जो क्वेश्चन होता है ना बच्चों, उसमें इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछ सकता, समझे, हमने सब कुछ बता दिया, इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, ठीक है। हाँ टाइप ऑफ क्वेश्चन जरूर बनते हैं, लेकिन बेसिक में आपसे इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। फटाफट इसे नोट करो, एक पैरेलल का कराता हूं फिर आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको सीरीज का क्वेश्चन करवाया, अब पैरेलल का करवाऊंगा, ठीक है। और बच्चों ये जो है ना, ये एक ही क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इसलिए मैंने ना सब कुछ पूछ दिया इसमें कि जो जो चीजें आपसे पूछ सकता है सब बता दो यहाँ पे, है ना। तो एक इसका क्वेश्चन हो गया, पैरेलल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले पैरेलल का क्वेश्चन है, तो इस वाले को बोल दिया R1, इसको क्या बोल दिया R2, इसको क्या बोल दिया R3। ये बताओ पॉजिटिव से करंट जाएगा और कहां जाएगा नेगेटिव। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, ये बताओ इस पॉइंट पे जाके करंट को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मैं इस तरफ जाऊं कि इस तरफ जाऊं कि इस तरफ जाऊं, तो यहां पे ना करंट हो जाएगा स्प्लिट। इसका मतलब हर एक रेजिस्टर का करंट अलग होगा, लेकिन क्योंकि ये पैरेलल का क्वेश्चन है, करंट अलग है, तो क्या सेम होगा पोटेंशियल, सही है। तो करना शुरू करते हैं, ये पैरेलल का क्वेश्चन है। पहले तो यही पूछा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, पहले क्या बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यार एक बात बताओ, और होते तो R4 R5, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, तो ये बताओ 1/10 1/20 1/30, तो 1/R इक्विवेलेंट 10 20 30 का एलसीएम 60, यहाँ 6 यहाँ 3 यहाँ 2, हो गया क्या, हो गया क्या, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट 6 3 9 2 11/60 हो गया। अब ये बताओ बच्चों, ये बताओ आपको 1/R की वैल्यू चाहिए कि R की, तो भैया मुझे तो R की वैल्यू चाहिए, तो मैं R को ना पलट दूंगा, तो इसको मैं पलट दूंगा, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैंने इसको पलटा ना, इसको भी पलट दो, तो 60 आ गया ऊपर, 11 कहाँ आ गया नीचे, समझे आप। तो जो रेजिस्टेंस है ना, मतलब इस करंट के अंदर इस सर्किट के अंदर जितनी टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी है 60/11 एम्पियर, ठीक है। तो पहले का आंसर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे को, इस पूरे सर्किट में कितनी करंट है, ये करंट तो है कितनी है, तो मैंने कहा ये बताओ इस पूरे सर्किट में पोटेंशियल कितना है 60, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 60/11। अच्छा क्या नहीं पता, तो करंट ही तो नहीं पता, तो V इज इक्वल टू I इंटू R। V कितना है 60, I पता नहीं, R कितना है 60/11, ठीक है। अब बच्चों मेरे को एक बात बताऊं आपको, देखो जब आप सेम नंबर देख रहे हो ना मल्टीप्लाई में, जिसको दिक्कत होती है वो आराम से देख लो, क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे। अब मैं कहता हूँ 11 इधर डिवाइड में, उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, और 60 इधर मल्टीप्लाई में, उधर आके क्या हो गया डिवाइड, तो 60 से 60 कटा, यानी करंट कितना आ गया इसमें 11 एम्पियर। इसका पता क्या मतलब है,
इसका ये मतलब है कि यहाँ से कितना करंट जा रहा होगा 11 एम्पियर, और यहाँ पे कितना करंट आ रहा होगा, तो इसका भी आंसर क्या है 11 एम्पियर। तो इसका आंसर था 60/11 ओम, इसका आंसर था 11 एम्पियर। मतलब पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस है 60/11, पूरे सर्किट में टोटल करंट है 11 एम्पियर। अब जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपसे क्या कहा है, हर एक रेजिस्टर की करंट कितनी होगी वो बताओ। तो देखो मैं कहता हूं थर्ड पार्ट का फर्स्ट केस देखो, R1 कितना है 10 ओम, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, इसका पोटेंशियल क्या होगा। तो बच्चों पैरेलल में पोटेंशियल सबका सेम होता है क्या, तो इसके पास भी कितना पोटेंशियल होगा 60 वोल्ट, इसके पास भी 60 और इसके पास भी 60। तो R1 तो ये हो गया, V कितना हो गया 60, और मुझे यहाँ पे I1 ही तो चाहिए, तो V इज इक्वल टू I इंटू R। V कितना है 60, I1 पता नहीं, R कितना है 10, इससे ये कटा, यानी जो I1 करंट आ गई वो कितनी आ गई 6 एम्पियर आ गई क्या। अब सेकंड केस देखो, अब इसके अंदर कितनी करंट आ गई, इसके अंदर 6 एम्पियर। इसको देखो तो R2 की वैल्यू कितनी है 20 ओम, ठीक है। और इसका पोटेंशियल क्या होगा, तो बच्चों पैरेलल में तो सबका पोटेंशियल सेम ही होता है, तो इसका पोटेंशियल भी कितना हो गया 60 वोल्ट, और यहाँ से मुझे I2 की वैल्यू चाहिए, तो मैं कहता हूँ V इज इक्वल टू I इंटू R। V कितना है 60, I2 पता नहीं, R कितना है 20, इससे इकट्ठा 2 3 जा, तो I2 की वैल्यू आ गई 3 एम्पियर। इसका मतलब आधे में कितनी करंट जा रही होगी 3 एम्पियर, ठीक है। थर्ड केस देखो, इसमें निकाल देता हूँ इसमें, तो R3 की कितनी वैल्यू है 30 ओम, और V कितना है, तो भाई ये पैरेलल का क्वेश्चन है ना, V तो सबका सेम है, तो V यहाँ पे भी कितना हो गया 60 और I3 पता नहीं, तो V इज इक्वल टू I इंटू R। V है 60, I3 पता नहीं, ये कितना है 30, इससे इकट्ठा 3 1 जा 3 2 जा, तो जो I3 की वैल्यू है वो कितना हो गया 2 एम्पियर। अब बच्चों मैंने क्वेश्चन सही किया कि नहीं कैसे देखूंगा, तो देखा मैंने क्या बोला, यहाँ से कितनी करंट जा रही थी 11 एम्पियर। 11 एम्पियर करंट ना यहाँ 3 हिस्सों में बटेगी, तो मैं कहता हूं अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो 11 आएगा क्या, चलो देख देते हैं। I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना आ रहा है, तो I1 कितना है 6, I2 कितना है 3 और ये कितना है 2, 6 3 9 2 11। इसका मतलब बच्चों ये जो तीनों के पास करंट गई ना, जब मैंने उसको जोड़ा तो 11 आ रहा है क्या, इसका मतलब 11 एम्पियर करंट यहाँ तक आई, और यहाँ से ना 6 एम्पियर इसके पास चली गई, 3 एम्पियर इसके पास चली गई, 2 एम्पियर इसके पास आ गई, समझ आ रहा है। तो 6 3 9 2 11, और यहाँ से 6 आई, यहाँ से 3 आई, यहाँ से 2 आई, और इस पॉइंट पे फिर से 6 3 और 2 मिलके फिर से क्या बन गई 11 एम्पियर, और यहाँ से फिर कितनी आ गई 11 एम्पियर। समझ आया आपको। तो ये तो था तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट करते हैं। चौथा पार्ट क्या है कि बताओ जरा हर एक रेजिस्टर का पोटेंशियल बताओ। तो बच्चों ये पैरेलल का क्वेश्चन है, तो हर एक रेजिस्टर का पोटेंशियल 60 ही तो होगा। तो मैं कहता हूं अगर मैं R1 के पोटेंशियल की बात करूं ये भी कितना होगा 60, अगर मैं R2 के पोटेंशियल की बात करूं ये भी कितना होगा 60, और अगर मैं R3 के पोटेंशियल की बात करूं तो ये भी कितना होगा 60, और आगे क्या लगा दो वोल्ट। तो ये तो चौथा था। अब पांचवा पूछा है कि इस पूरे सर्किट में टोटल कितना पोटेंशियल है। तो मेरे भाई आपको पता है ना, आपको क्या पता है कि जो पैरेलल है उसमें पोटेंशियल सेम होता है। तो मैंने कहा हर एक सर्किट के पास जितना पोटेंशियल है ना, इस पर टोटल भी उतना ही पोटेंशियल है। तो टोटल भी कितना है जितना बैटरी पे है, तो इसका टोटल पोटेंशियल कितना हो गया 60 वोल्ट। समझ आया। ये सारे पार्ट्स हो गए, फटाफट इसको नोट करो। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है ना उसका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करते हैं। ये भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, कह रहे एक पीस ऑफ वायर है, ठीक है, और ये सब सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन है। इसके बाद पावर जोस लॉ ऑफ हीटिंग के भी आएंगे सबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक पीस ऑफ वायर है, ठीक है। तो एक वायर बना देता हूँ, एक वायर बना दिया वायर कैसे पतली हो गई जी, ऐसे ये वायर है, इसकी कुछ लेंथ होगी, कुछ एरिया होगा, ठीक है, और कुछ इसका नेचर होगा, ठीक है। अब उसको ना 5 इक्वल हिस्सों में बांटा। तो पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो मैंने कहा ये है पहला हिस्सा, ये है दूसरा हिस्सा, ये है तीसरा हिस्सा, ये है चौथा हिस्सा, और ये क्या हो गया पांचवा हिस्सा, ठीक है। तो इसका नाम है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये बताओ अगर एक वायर थी 10 मीटर की और उसके मैंने 5 बराबर टुकड़े करे, तो क्या हर एक टुकड़ा 2 मीटर का हुआ?
तो आपने क्या किया कि जितनी भी लेंथ थी ना उसके जितने टुकड़े करे उससे डिवाइड किया, और ये जो आंसर आता है ना वो एक टुकड़े की लेंथ आती है। तो मैंने कहा अगर इसके 5 हिस्से हुए तो पूरे की लेंथ थी L, अब अगर 5 हिस्से हो गए तो सबकी लेंथ L/5 हो गई क्या? ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, ये मार्कर है, इस मार्कर के मैंने 5 टुकड़े करे तो क्या इसकी मोटाई पे कोई फर्क पड़ा? भाई ध्यान से सोचो, इस मार्कर के अगर मैंने 5 टुकड़े करे तो क्या इसकी मोटाई पे कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। अभी भी तो देखो ना, टुकड़ा तो उतना ही मोटा है ना, तो इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, इसका भी A है, इसका भी A है, इसका भी A है, इसका भी A है, और इसका भी क्या है A। अब मुझे एक बात बताओ, इस मार्कर के मैंने 5 टुकड़े करे तो मैंने कहा इतना हिस्सा भी प्लास्टिक है, इतना भी प्लास्टिक है, और ये पूरा का पूरा मार्कर भी प्लास्टिक है, यानी मटेरियल तो नहीं बदला। और अगर मटेरियल नहीं बदला तो क्या नेचर बदला? नहीं। तो अगर मटेरियल नहीं बदला तो अगर इसकी रेजिस्टिविटी रो थी तो इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, और इसकी भी है। अब मैं कहता हूं इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी, तो इसकी रेजिस्टेंस थी रो L/A, यही होगी। इसकी कितनी होगी, तो इसका नाम देता हूं R1, ये कितनी होगी रो, और यहाँ पे लेंथ की जगह क्या है L/5, और A कितना है, A तो A ही है। तो मैंने कहा अगर मैं 1/5 को बाहर निकाल दूं तो क्या ये 1/5 रो L/A बन गई? ये बताओ, रो L/A इक्वेशन नंबर 1 थी, तो रो L/A को क्या मैं R लिख सकता हूं? तो जो R1 है वो 1/5 इंटू R है, इसका मतलब जो R1 है क्या वो R/5 नहीं आ गया? R1 कितना आ गया? R/5, ठीक है। सेम बच्चों जो R2 आएगा वो भी कितना आएगा? R/5। ये R3 जो आएगा ये भी कितना आएगा? R/5। R4 जो आएगा वो आएगा R/5, और जो R5 आएगा वो आएगा R/5। क्या आप इतनी बातें समझ गए? इसके बाद उसने क्वेश्चन में कहा है कि ये जो 5 हिस्से हैं ना, इनके जो भी नए नए रेजिस्टेंस आए इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दो। तो इसके बाद आपने इसको किस में कनेक्ट कर दिया? पैरेलल में। देखो क्वेश्चन ही समझा रहा हूं, अभी तक करना ही शुरू नहीं किया। तो इसके बाद आपने इसको किस में कनेक्ट कर दिया? पैरेलल में। तो मैंने कहा ये हो गई फर्स्ट वायर, ये हो गई सेकंड, ये हो गई थर्ड, ये हो गई फोर्थ, और ये कौन सी हो गई? फिफ्थ, ठीक है। अब यहाँ पॉजिटिव से करंट जा रहा है, नेगेटिव आएगा, तो ये हो गया R1, R2, R3, R4, R5। हो गया क्या? हो गया क्या? अब इनको आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा के नई रेजिस्टेंस निकालोगे कि नहीं निकालोगे? हाँ। तो एक बार यहां तक नोट करो, इसे बनाओ, फिर इसको करते हैं आगे। तो देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मुझे चाहिए क्या था, जो केस था, इनिशियल केस था, स्टार्टिंग में इनिशियल केस, उसमें जो लेंथ थी वो L था, एरिया था वो A था, और जो रेजिस्टेंस थी वो R थी, और वो कितनी थी? रो L/A। फाइनली क्या हुआ? फाइनली क्या हुआ? 5 हिस्से बने, और हर एक हिस्से का R1, R2, R3, R4 और R5, इन सब की वैल्यू कितनी आ गई? R/5। यही तक किया था मैंने। अब क्या हुआ, इसको ना पैरेलल में कनेक्ट करोगे, तो अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो ये बताओ, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी मैं पैरेलल का फॉर्मूला लगा दूं। कैसे? उनका 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। भाई अगर मैंने इनको पैरेलल में ऐड किया तो फॉर्मूला भी तो पैरेलल का लगाऊंगा, लगा दिया। अब मैंने कहा ये बताओ, 1/R इक्विवेलेंट, टोटल R निकालना है, तो ये बताओ R1 की वैल्यू कितनी है? R/5। ये बताओ R2 की वैल्यू कितनी है? R/5। सेम ऐसे इसकी भी R/5, इसकी भी R/5, और इसकी भी R/5। अब बच्चों को भी ऐसा हो ना 1/2/3, तो ये ना ऊपर चला जाता है, बात समझे आप? तो सेम ऐसा ये 5 कहाँ चला गया? ऊपर, ये वाला 5 ऊपर, ये वाला 5 ऊपर, ये वाला 5 ऊपर, और ये वाला 5 ऊपर। तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। अब एक बात बताओ, नीचे क्या है? नीचे तो R ही है, तो ऊपर वालों को ऐड कर दो, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। 5 कितनी बार है? 5 बार। तो कितना आ जाएगा? तो मैंने कहा 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा 25/R।
आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे 1/r की वैल्यू चाहिए कि r की? तो r की चाहिए ना, तो इसको पलट दो, तो r इक्विवेलेंट जो होगा ये भी पलट जाएगा, r ऊपर 25 नीचे। तो बच्चों उसने कहा था जो नई वाली कॉम्बिनेशन होगी ना उसको r डैश से दिखाओ, तो यही तो है नई वाली कॉम्बिनेशन, इसको किससे दिखा दो? r डैश से। तो ये कितनी हो गई? पुरानी वाली की ऐसे 25 डिवाइड में। अब उसने कहा पुरानी वाली रेजिस्टेंस और नई वाली रेजिस्टेंस का रेशियो बताओ। तो जो पुरानी वाली रेजिस्टेंस थी, पुरानी वाली वो कितनी थी? r, और जो नई वाली है वो कितनी है? r डैश। तो r को तो r ही दिखूंगा, r डैश क्या है? r/25, r/25। तो इससे ये कटा, ये चला गया ऊपर, तो r डैश जो है वो कितना हो गया? 25। समझे आप? समझे आप? ये आपकी बैक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था, ठीक है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 या 5 मार्क्स में आ ही जाता है। ये पता है अच्छा क्वेश्चन क्यों है? ये ना इस चैप्टर का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इस वजह से बच्चों, क्यों ना इसमें पहले ये वाला फॉर्मूला रखते हैं R = ρl/a, उसके बाद सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट रखता है, लेकिन इससे भी पहले ये समझ रखती है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बदलेगा, लेंथ 1/5 हो जाएगा और रो नहीं बदलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट, ये जो क्वेश्चन था ना, ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको कॉन्सेप्ट भी आते हैं, फॉर्मूले भी आते हैं, और उसके बाद प्रैक्टिस भी करी हुई है उसने, कैलकुलेशन कैसे करनी है। समझे? तो बच्चों यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। ये पार्ट 2 था, ठीक है। अब पार्ट 3 आएगी जिसमें इसके और एनसीईआरटी के और क्वेश्चंस कराऊंगा अच्छे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और बताना जरूर कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। टेक केयर।